वक्फ जिसका उपयोग पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। इस्लाम में यह दान देने का एक अनोखी परंपरा है, जहां दान देने वाले शख्स को वाकिफ कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज कुलदीप शर्मा क्लासेस में मैं आपको वक्फ संबंधित जानकारी दूंगा। वर्तमान में 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में तत्कालिक अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने यह विधेयक लेके आया। 2 अप्रैल में लोकसभा से पारित हुआ, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित हुआ और 5 अप्रैल को तत्कालिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। तो आखिर अपन समझते हैं कि वक्फ क्या होता है। तो वक्फ मतलब समझ लीजिए आप, जिसका उपयोग, जिस पैसे का उपयोग पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। इस्लाम में यह दान देने की एक तरीका होता है, जहां दान देने वाले शख्स को वाकिफ कहते हैं। वाकिफ, मैं क्या बात बोला आपको, मैं आपको वाकिफ। वाकिफ एक वो व्यक्ति है या वाकिफ वो है जो दान देने वाला शख्स है। वाकिफ किसी भी तरह की संपत्ति को दान कर सकता है, चाहे वो हीरे हो, जवाहरात हो, इमारतें हो, कुछ भी दान कर सकता है। और इसके साथ साथ दान करने वाला यह भी तय कर सकता है कि दान करने वाली चीजों की आमदनी किस काम के लिए होगा। अमूमन ऐसी संपत्ति को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है। लेकिन यह व्यवस्था भारत में आई कैसे? इसे पूरे देश में फैलाने वाले कौन थे? मुगलों, अंग्रेजों ने वक्फ के साथ क्या किया, सब कुछ जानेंगे हम इस अंक में। शुरुआत करते हैं अपन वक्फ का इतिहास। इंडिया टुडे की जानकारी के अनुसार वक्फ की जानकारी मोहम्मद पैगंबर हजरत साहब से मिलता है। मान्यता ऐसी है कि अल खलीफा उमर ने सऊदी अरब के खैबर नामक जगह पर एक जमीन हासिल की। अल खलीफा उमर ने सऊदी अरब में खैबर नामक जगह पर एक जमीन हासिल की। मोहम्मद पैगंबर ने पूछा कि इस जमीन का क्या किया जा सकता है। उसने मोहम्मद पैगंबर साहब जी से पूछा कि इस जमीन को क्या किया जा सकता है। तो मोहम्मद पैगंबर जी ने कहा कि इस संपत्ति को रोक लो और इसमें होने वाले फायदों को लोगों के काम में लगाओ, लोगों की जरूरतों को पूरा करो। ठीक है आपका, और इसे ही वक्फ कहा गया। इसके अलावा एक और जानकारी प्राप्त होती है कि मोहम्मद पैगंबर के समय 600 खजूरों का एक बाग बनाया गया, जिसमें होने वाले आमदनी से मदीना के गरीबों की मदद की गई। ये सभी वक्फ के पहले उदाहरणों में से एक है। लेकिन भारत में वक्फ कौन लेके आया, इसकी जानकारी, सही जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। दिल्ली सल्तनत से वक्फ बोर्ड का प्रारंभ हुआ या वक्फ का लिखित जिक्र मिलता है। एक लेखक हैं पॉल डेरिस, जिनकी बुक है 100 डिसाइसिव बैटल फ्रॉम एशियन टाइम टू द प्रेजेंट। 100 युद्धों की जानकारी देते हैं ये अपने बुक में। उसमें से एक युद्ध था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसको अपन तराइन का युद्ध बोलते हैं। हालांकि तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 में, 1192 में, जिसमें पहली बार पृथ्वीराज चौहान जी ने जीता और दूसरी बार कौन हारे, आपका पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई और मोहम्मद गौरी क्या किया, आपका भारत पे अपना शासन किया। उसी मोहम्मद गौरी ने आपका अंतिम में देखा जाएगा तो गौरी वंश में उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक बना। ठीक है आपका, क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था तो उसने जिस वंश की शुरुआत की
उसे गुलाम वंश कहा जाता है। तो इस गुलाम वंश से हमें वक्फ की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आपका वक्फ मैं पहले बता चुका हूं। वक्फ मतलब जिसमें दान किए हुए पैसे का पब्लिक वेलफेयर में यूज होता है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, मैं आपको वहां तक लेके जाऊंगा। तो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गैसुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये सभी के काल में हमें वक्फ की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन अय्यनल मुल मुल्तानी नामक एक आपके स्कॉलर थे। इन्होंने कहा है कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव तोहफे में दिए। ठीक है, और उसे मैनेजमेंट करने की जानकारी शेख उल इस्लाम को दी। ठीक है, आपका मतलब मोहम्मद गौरी मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव दान में दिए और उस जमीन को सही तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए उसने शेख उल इस्लाम को दिया, जो उस समय के एक मजहबी नेता होता था। ठीक है, आगे इससे फिर इल्तुतमिश ने बढ़ाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बढ़ाया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के जो स्कॉलर थे 14वीं सदी के, जियाउद्दीन बर्नी की एक बुक है फुतूहाते फिरोज शाही, जिसमें फिरोज शाह तुगलक के ऑटोबायोग्राफी है, वो नाम है फुतूहाते फिरोज शाही, में लिखा है कि शासकों की प्रथा थी कि जब वो तख्त नसी मतलब जब वो राजा बनते थे, तो मजहबी काम से जुड़े लोगों को गांव या जमीन दान में देते थे, ताकि वे मकबरों, मस्जिद, हौज मतलब होता है तालाब, मदरसा आदि के मरम्मत के लिए आमदनी इकट्ठा कर सके। ठीक है, आपका धीरे धीरे यह प्रथा और मजबूत होने लगी। और जब 1526 में इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर का युद्ध हुआ, जिसको अपन पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, जो 1526 के 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक गया, इसमें मुगल शासक बाबर विजयी हुआ। और बाबर विजयी होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वक्फ का जो आपका वक्फ को मजबूती और मिली। ठीक है, आगे चल के अपन देखेंगे तो शाहजहां के द्वारा 1656 में दिल्ली का जो जामा मस्जिद बनाया गया, वह वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपका तो मुगलों में इस प्रकार का रहा आपका, मतलब मुगलों में दिल्ली सल्तनत की तुलना में वक्फ बोर्ड को ज्यादा मजबूती मिली। यदि अपन अंग्रेजों के समय में आए तो अंग्रेजों के समय में वक्फ बोर्ड से कई शिकायतें मिली अंग्रेजों को। ठीक है, आपका अंग्रेजों ने इसे व्यवस्थित करने की योजना बनाई और सन 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग बोर्ड या एक्ट, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट के तहत एक नियम बनाया और हर एक मुतवल्ली का मतलब होता है वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट करने वाला शख्स, जो ये बताता है कि वक्फ बोर्ड से दिए हुए जमीन से कितनी आमदनी हो रही है, जो मैनेजमेंट दिखाता है, उसको अपन मुतवल्ली बोलते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया 1913 का मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट से इस एक्ट से उन्होंने ये बताया कि अब मुतवल्ली को भी अपने वक्फ बोर्ड में कितनी आमदनी हो रही है उसकी भी ऑडिट किया जाएगा। मतलब कितना आमदनी हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कौन सी जमीन लोग दान में दे रहे हैं, इसका भी हिसाब किताब होगा। ये अंग्रेजों के समय में हुआ। और जैसे देश आजाद हुआ 1954 में 1954 में वक्फ बोर्ड का निर्माण हो गया। ठीक, तो ये हमारा एक इतिहास है। इसमें आपने एक नाम पढ़ा आपका वाकिफ मतलब वो शख्स जो जमीन दान में देता है। एक पढ़ा हमने आपका मुतवल्ली मतलब वो शख्स जो
वक्फ बोर्ड को मैनेजमेंट को देखता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? वर्तमान में यदि अपन देखेंगे तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया और इस अधिनियम के तहत क्या बात कही गई? देखिए, 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा से पारित, 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा से पारित और 5 अप्रैल 2025 को तत्कालिक राष्ट्रपति, तत्कालिक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया? इस पर आपका हस्ताक्षर किया गया और एक अधिनियम बन गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या किया था? इसको आपका प्रस्ताव दिया था लोकसभा में, लेकिन ये बिल अभी नहीं आया था। यह विधेयक अगस्त 2024 का विधेयक है जो लोकसभा में पेश किया गया था। अगस्त 2024 में वक्फ बिल अधिनियम 1995 के तहत, वक्फ बिल अधिनियम 1995 के तहत 40 से अधिक संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए थे। ठीक है, जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में इस कमेटी का निर्माण किया गया था और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक, फरवरी 2025 में इस कमेटी की रिपोर्ट पर 14 से अधिक संशोधन पर मंजूरी प्रदान की गई। जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में रिपोर्ट गठित की गई। रिपोर्ट ने 40 संशोधन पर बात कही। ठीक है आपका, और फरवरी 2025 में इस कमेटी की रिपोर्ट पर 14 से अधिक संशोधन पर मंजूरी प्रदान कर दी गई। ठीक है, लेकिन ये वक्फ क्या है? वक्फ मतलब अभी बता चुका था मैं आपको कि जब कोई व्यक्ति मुख्यतः इस्लाम धर्म के अंतर्गत अपनी चल या अचल संपत्ति को, चाहे वो रुपया हो चाहे भूमि हो, दान करता है, मुख्यतः अपने धर्म या अपने मजहब के लिए मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा और हौज के लिए, उससे अपन क्या बोलते हैं? आपका वक्फ कहते हैं। ठीक है, इसे रेगुलेट करने के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। लेकिन ये सब तो ठीक है, आखिर भाई ये वक्फ बोर्ड का जो निर्माण है, हम जो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको एक गलत लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, क्योंकि एक मजहब, एक धर्म है जो जमीन लेता है दान से और क्या करता है? आपका मदरसों का निर्माण कर रहा है, कब्रिस्तान का निर्माण कर रहा है। लेकिन इसमें इतना हंगामा क्यों है? क्योंकि अब इसमें घुस चुकी है मनमानी। वक्फ बोर्ड की मनमानी घुस चुकी है। कैसे? ध्यान से देखें। आपका भारत में वर्तमान में तीसरे स्थान पर जो भूमि है वह वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। सोचिए आप, मैं क्या बोला? भारत में तीसरे स्थान पर जो भूमि है वह वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। पहला रेलवे, दूसरा रक्षा मंत्रालय के पास, डिफेंस के पास, और तीसरा वक्फ बोर्ड के पास। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति इस बोर्ड के पास है। यह जानकारी हमको इंडिया टुडे से मिलती है। 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए है वक्फ बोर्ड के पास। मतलब कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं होती जितने इनके पास पैसे हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इनका इसमें सबसे बड़ा हिस्सा लैंड का है, भूमि का है। क्योंकि रुपया तो लोग कम ही दान करते हैं। अधिकांश जो मजहबी लोग हैं ये क्या करते थे? अपने रुपये को कम देख के आपका भूमि को ज्यादा दान करते थे। ठीक है,
जैसे कि मुस्लिम लोगों में जब इनका उत्तराधिकारी नहीं होता तो यह अपना जमीन मजहब के नाम पर वक्फ बोर्ड को दान कर देते। कि जैसे किसी घर में अब उनका वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है तो क्या करते, अपनी जमीन को वक्फ बोर्ड को दान कर देते और ये बोलते कि आप मस्जिद बनाइए, कब्रिस्तान बनाइए, हौज का निर्माण करें, मदरसा का निर्माण करें, ठीक है, आपका आदि का निर्माण करें। और सबसे बड़ी बात है कि इसको रेगुलेट भी कौन करता था, आपका वक्फ बोर्ड करता था, जो सबसे बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी, इसको रेगुलेट भी कौन करता था, आपका वक्फ बोर्ड करता था, ठीक है। इनके पास जो पिछला वाला संशोधन या अधिनियम था 1995, इनके पास दो ऐसे अधिकार थे जो इसीलिए इस संशोधन का बिल पेश किया गया। मतलब जो 1995 में 40 संशोधन तो किए, लेकिन दो संशोधन या दो आपका देखा जाएगा अधिकार इनके पास ऐसे थे जिसके लिए ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाया गया, ठीक है। आपका वो क्या क्या थे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो याद था कि वक्फ बोर्ड की मनमानी करना। वक्फ बोर्ड अब धीरे धीरे उस जमीन पर मनमानी करना शुरू कर दिया था। कारण नंबर पहला, भारत में कोई बोर्ड होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और वह बोर्ड यह कहे कि मेरा जो डिसीजन है वह सुप्रीम होगा भारत में, अर्थात मेरे डिसीजन के खिलाफ भारत में आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते, ऐसा होता था। वक्फ बोर्ड यदि किसी जमीन को अपने पास ले लिया तो आप, वो जमीन किसी की भी हो, आप उस पर क्या नहीं कर सकते, आपका कहीं भी अपील नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है, ये उनके बोर्ड में ऐसा बकायदा लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या थी, अर्थात, और ये निर्णय कहां दिया जाएगा आपका, ये निर्णय कहां दिया जाएगा आपका, वक्फ ट्रिब्यूनल में। ये कहां दिया जाएगा आपका, वक्फ न्यायाधिकरण में। और जो डिसीजन देगा वह संपत्ति किसकी संपत्ति हो जाएगी, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत में यदि ये मजहबी, ये धर्म जो जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, ये धर्म ये कह दे कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, तो आप उस पर कहीं अपील नहीं कर सकते। और उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है, वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसमें उसी धर्म के ही व्यक्ति शामिल हैं, ठीक है आपका। तो जाहिर सी बात है उस संपत्ति पर अधिकार उन्हीं का ही होगा। अर्थात वक्फ किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। अर्थात वक्फ किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। दूसरी बात, अपने धर्म के किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को, अपने धर्म के किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। और दूसरा, यदि वक्फ की जमीन पर कोई विवाद हुआ तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, एक ट्रिब्यूनल बताया था अभी कि वक्फ धर्म किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। और यदि वक्फ की जमीन पर कोई विवाद हुआ तो इन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाया है, वक्फ ट्रिब्यूनल, जो उस विवाद पर अंतिम निर्णय देगा, उस विवाद पर अंतिम निर्णय देगा और उसको आप हाई कोर्ट पर चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब वो न्यायालय के आपका वाद योग्य नहीं होगा, आप उस पर आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, आप अपील नहीं कर सकते। ये सब किसमें लिखा था आपका, 1995 के अधिनियम में। इसलिए क्या होना था आपका, इसलिए संशोधन होना बहुत ही जरूरी था ये, क्योंकि वक्फ बोर्ड धीरे धीरे क्या अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया था। इसलिए इस संशोधन को लाया गया, ठीक है आपका। क्योंकि देखो संशोधन होना इसलिए भी जरूरी था कि क्योंकि अब इनकी शक्ति असीमित है, और जब किसी भी धर्म की शक्ति असीमित हो जाती है तो कभी कभी उन्हीं धर्म के लोगों को ही परेशान करती है। वो ऐसा हुआ, ठीक है। संशोधन में 4 से 5 बड़ी बड़ी बातें कही गई। वक्फ संशोधन 2025 के तहत 4 या 5 बातें कही गई। उन 5 बातों को ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे भी जाए, ठीक है। देखिए क्या क्या बात कहेंगे। सबसे पहले,
देखो, मान लो मेरी संपत्ति है और मेरा कोई पुरुष, मतलब मेरा कोई बेटा या मेरा कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो क्या होता था, मेरी संपत्ति मैं वक्फ बोर्ड को दान कर देता था। क्यों? क्योंकि मेरा कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है। संशोधन में कहा गया यदि पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है ठीक है, लेकिन महिला उत्तराधिकारी तो है ना, घर में बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है आपका। तो यदि महिला उत्तराधिकारी है तो वक्फ बोर्ड को आप संपत्ति दान नहीं कर सकते। मतलब संशोधन में कहा गया महिला उत्तराधिकारी है तो उसको संपत्ति देनी पड़ेगी, सीधा वक्फ को आप दान नहीं कर सकते। पहला संशोधन। दूसरा संशोधन, कोई भी सरकारी संपत्ति जो कोई भी सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, और यदि किसी को माना गया है तो संपत्ति को वापस लिया जाएगा। कोई भी सरकारी संपत्ति, भाई जाहिर सी बात है, केरल में एक ऐसा हुआ था आज से कई साल पहले कि वहां के राजाओं ने कुछ गांव को दान में दिए। जब गांव को दान में दिए, अचानक उनके पास नोटिस आ गया कि आप क्या करो, पूरा आपका गांव खाली करो। जब वो पता लगाया तो पता चला कि वो पूरा का जमीन कैसा जमीन है, आपका वक्फ का जमीन है, ठीक है। तो किसी भी सरकारी संपत्ति को आप वक्फ नहीं मान सकते, ठीक है, और यदि किसी को मान लिए हो तो उसको वापस करना पड़ेगा। तीसरी बात, किसी भी संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? किसी भी संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? अब वक्फ नहीं, उस जिले का कलेक्टर तय करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अब किसी भी संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? अब वक्फ नहीं, उस जिले का कलेक्टर तय करेगा। ये तीसरी बात कही गई, ठीक है। चौथा, एक वक्फ काउंसिल, ये एक वक्फ परिषद का निर्माण किया जाएगा जिसमें गैर मुसलमानों का होना भी अनिवार्य होगा, जिसकी कुल संख्या 22 होगी, मतलब उसके कुल मेंबर 22 होंगे, ठीक है। फिर से पढ़ता हूं आपका, अब किसी भी संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? ये वक्फ नहीं, उस जिले का कलेक्टर बताएगा। और चौथी बात बोला कि वक्फ परिषद का निर्माण किया जाए, क्योंकि अभी तक केवल वक्फ बोर्ड में मुसलमान ही होते थे। इस संशोधन में कहा गया कि एक वक्फ परिषद का निर्माण किया जाएगा जिसमें गैर मुसलमान का होना भी अनिवार्य है, ठीक है, जिसमें कुल 22 मेंबर होंगे। लेकिन सबसे बड़ा संशोधन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा, आपका ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे बड़ा संशोधन था कि यदि आप इस वक्फ न्यायाधिकरण से, इस वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्णय से खुश नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं, जो 1995 के अधिनियम में नहीं था। इस संशोधन में कहा गया है कि यदि वक्फ के द्वारा दिए गए, वक्फ न्यायाधिकरण, वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए निर्णय से यदि आप खुश नहीं हैं तो आप अपील कर सकते हैं, और दिए गए निर्णय के 90 दिन के भीतर आप कोर्ट पे क्या कर सकते हैं? 90 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं? आपका कोर्ट में फैसला दे सकते हैं, कोर्ट पे अपील कर सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, और जो कोर्ट का फैसला होगा यह अंतिम होगा। भाई जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ आपका सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट, आपका सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट रहते हैं। आप अपील के माध्यम से क्या कर सकते हो? आपका सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो। भाई हमारे पास, हम पढ़े संविधान में कि संविधान में हमारा अपीली अधिकारिता होती है, हम हाई कोर्ट से लेकर अपना सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय से यदि आप खुश नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। निर्णय देने के 90 दिन के भीतर आपको अपील करना पड़ेगा, ठीक है। यह है तुम्हारा कौन सा? आपका वक्फ। और विवाद और डिस्प्यूट का भी सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि अब जो वक्फ है उसकी शक्ति कंट्रोल हो जाएगी, जो असीमित शक्ति थी उसको सीमित कर दी गई, और उसके ऊपर अब गवर्नमेंट का रेगुलेशन बढ़ जाएगा। अब उनकी मनमानी समाप्त हो जाएगी। यही ये संशोधन का
आपका देखा जाएगा यही ये संशोधन का, ये अधिनियम का तुम्हारा उद्देश्य है जो बहुत ही जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद।